एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं प्रशांत तिवारी आपके लिए एक बहुत नया सेशन लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है और प्रीलिम्स के अंदर में सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली चीज होती है वो क्या होती है? करंट अफेयर्स। तो आप सभी जानते हैं कि स्टडी आईक्यू ने आपके लिए एक बहुत शानदार चीज शुरू करी है। वो क्या करिए? लक्ष्य सीरीज, जो आपके प्रीलिम्स को टारगेट करेगा और प्रीलिम्स के अंदर में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलग अलग सब्जेक्ट से जो आते हैं वो सारे के सारे कवर किए जाएंगे। ऑलरेडी 21 अप्रैल से ये सेशन शुरू हो चुके हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। मैं आपके लिए जो सेशंस लेकर आया हूं, इसके अंदर में दोस्तों हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि एग्जाम के अंदर में इंडेक्स से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते रहते हैं। इंडेक्स से तो मैं आपके लिए इंडेक्स से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, रिपोर्ट से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, और साथ में इसको कंप्लीट करने वाली इंडेक्स और रिपोर्ट्स को कंप्लीट करने के बाद में अगला जो सेशन में लेकर आऊंगा वो लेकर आऊंगा दोस्तों किस चीज से? स्कीम। और यकीन मानिए, अगर आपने ये जितने भी मेरे 5, 6, 7 जितने भी लेक्चर्स होंगे उनको अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन एक भी आप गलत नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी। तो प्लीज इस सेशन को देखना, आपको जोड़ना है इसके अंदर में। और जो सबसे पहली जो रिपोर्ट हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है? चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस रिपोर्ट। यहां पर आपको ध्यान देने वाली चीज यह है कि हमने वर्ड क्या यूज किया है? चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस रिपोर्ट। यानी कि जो नेशंस हैं उनकी वेल्थ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस रिपोर्ट को हम यहां पर देखेंगे। दोस्तों, यहां पर एक टर्म यूज की गई है, वेल्थ। जनरली हम वेल्थ को हमेशा जीडीपी से इक्वेट करते हैं, जीडीपी समझ लेते हैं, बट यहां पर वेल्थ का मतलब सिर्फ जीडीपी नहीं है। वेल्थ बहुत बड़ी एक टर्म है। फॉर एग्जांपल, आपकी नेचुरल जो कैपिटल है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, फौना हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इकोसिस्टम, ये भी एक वेल्थ का हिस्सा है। ह्यूमन कैपिटल, आप और मैं कितने ज्यादा स्किल्ड हैं, कितने ज्यादा पढ़े हैं, ये भी क्या है? एक वेल्थ का हिस्सा है। तो इन सब चीजों को भी इसके अंदर में क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। तो इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस रिपोर्ट के अंदर में दोस्तों 146 कंट्रीज के जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक किया गया है। दोस्तों, कब से? 1995 से लेकर 2018 तक। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज फोकस रहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर में देखिए, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, नेचुरल कैपिटल, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, प्रोड्यूस्ड कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट एसेट, फॉरेन एसेट। यानी कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहां पर वेल्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ जीडीपी को नहीं लिया गया है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी गई हैं। तो प्लीज इसको भी याद रखिएगा। और इसमें एक बहुत खास बात यह कही गई, प्लीज इसको समझिए। आप अगर देखें तो अगर नॉर्मली देखें तो जीडीपी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। पर अगर पर कैपिटा आप अगर वेल्थ देखें, क्या देखें? पर कैपिटा वेल्थ जो है वो आपकी स्टेडीली इंक्रीज नहीं हुई है। तो इस रिपोर्ट से क्या क्या याद रखना है कि किसने रिलीज किया है? वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है। वेल्थ के अंदर में क्या जीडीपी को किया है? नहीं भाई, जीडीपी को नहीं किया। इसके अंदर बहुत सारी चीजें क्या की गई हैं? इंक्लूड करी गई हैं। कब से कब तक किया गया? 1995 से लेकर 2018 तक के सारे उनको क्या किया गया? इसके अंदर में एनालाइज किया गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगली उस पे। अगली जो रिपोर्ट है दोस्तों, रिपोर्ट ऑन ग्लोबल रेमिटांसेस। रेमिटांसेस वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि जब रेमिटांस का मतलब क्या होता है। जैसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं इंडिया में रहता हूं, इंडिया का रहने वाला हूं। मैं बाहर कहीं जॉब करने के लिए चला जाता हूं, दुबई चला जाता हूं, यूएसए चला जाता हूं, कहीं पर भी जॉब करने चला जाता हूं। अब वहां से मैं कुछ अपनी सैलरी का हिस्सा अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं भेज रहा हूंगा। वो जो आता है, यानी कि जो इनकमिंग पैसा है या आउटगोइंग पैसा, देखिए अगर मैं यूएसए में काम कर रहा हूं तो वो क्या हो गया? आउटगोइंग ऑफ रेमिटांस। अब इंडिया में भेज रहा हूं तो वो क्या हो गया? इनकमिंग ऑफ रेमिटांस। तो प्लीज याद रखिएगा, उसके ऊपर में रिपोर्ट है कि कहां से कितना ज्यादा रेमिटांस आ रहा है, कौन सी जगह जा रहा है, किस कंट्री के अंदर में। अब देखिए, रेमिटांस से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि किन कंट्रीज में माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो प्लीज याद रखिएगा, रिपोर्ट ऑन ग्लोबल रेमिटांस रिपोर्ट को कौन निकालता है दोस्तों? वर्ल्ड बैंक निकालता है। प्लीज याद रखिएगा।
कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। अब इंडिया के सिनेरियो में अगर देखें दोस्तों, तो इंडिया विश्व के अंदर में सबसे नंबर 1 है दोस्तों, जहां पर रेमिटेंस रिसीव किया जाता है। रिसीव किया जाता है यानी कि रेमिटेंस आता है। क्या आता है? पैसा आता है। प्लीज याद रखिएगा, प्लीज इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को याद रखिएगा कि सबसे टॉप पर कौन है? इंडिया है। ठीक है, और कहां से आ रहा है ज्यादा रेमिटेंस? भारत के अंदर में कहां से आ रहा है? अगर आप देखा जाए तो यूएई से भारत के अंदर में रेमिटेंस आ रहा है। और अब बात करते हैं वर्ल्ड के अंदर में। अब वर्ल्ड के अंदर में अगर देखें तो इंडिया के बाद सेकंड नंबर पर कौन है जहां पर रेमिटेंस सबसे ज्यादा आ रहा है? तो चाइना है दोस्तों सेकंड नंबर पर, जहां पर ग्लोबल रेमिटेंस आता है दोस्तों, रिसीव किया जाता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, मैक्सिको, फिलीपींस, इजिप्ट, पाकिस्तान, फ्रांस और बांग्लादेश है। अब रेमिटेंस आने की बात हमने कर ली, रेमिटेंस जाने की भी तो बात करें, रेमिटेंस आउटफ्लो। तो रेमिटेंस आउटफ्लो सबसे ज्यादा कहां से हो रहा है दोस्तों? प्लीज याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स से सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? यहां से आउटफ्लो होता है। उसके बाद कौन है? यूएई है, सऊदी अरेबिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड चाइना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आपको इन दोनों फैक्ट में कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे, क्योंकि देखिए इंडिया में यूएई से आ रहा है, तो वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि भारत के अंदर में सबसे ज्यादा रेमिटेंस यूएसए से आ रहा है, विश्व के अंदर में सबसे ज्यादा रेमिटेंस यूएई से आ रहा है। तो आप कहेंगे नहीं, विश्व के अंदर में सबसे ज्यादा रेमिटेंस अगर कहीं से जा रहा है तो यूएस से जा रहा है, और विश्व के अंदर सबसे ज्यादा रेमिटेंस अगर कहीं आ रहा है तो भारत में आ रहा है। प्लीज याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अगली रिपोर्ट देखते हैं। अगली रिपोर्ट है ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट। ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। प्लीज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट याद रखिए। मैं फिर बता रहा हूं, रिपोर्ट में क्या क्या आएगा। एक, कौन उसको रिलीज करता है, किस स्फीयर में इसको एनालाइज किया गया है, और उसमें अगर कोई रैंकिंग है तो रैंकिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट हम देखेंगे तो ये कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। और इसमें एक बहुत खास बात देखने को यह मिली कि क्लाइमेट चेंज के कारण में 216 मिलियन लोग क्या कर सकते हैं? माइग्रेट कर सकते हैं। प्लीज याद रखिएगा, यानी कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस जनरेशन के अंदर में। किस चीज का? माइग्रेशन के लिए। प्लीज याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो प्लीज याद रखिए। और ग्राउंड्सवेल पहले भी एक रिपोर्ट आई है, जो सब सहारन रीजन हो गया, आपका लैटिन अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका के ऊपर में उन्होंने फोकस किया था। और जो सेकंड रिपोर्ट है उसको भी देख लीजिए। प्लीज याद रखिएगा, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि क्लाइमेट चेंज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है किसमें? माइग्रेशन में। किसके द्वारा रिलीज किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्लियर है? तो सेकंड ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट अभी आई है। इसके अंदर में दोस्तों मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट एशिया, पैसिफिक एंड ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया के ऊपर में क्या किया गया? फोकस किया गया है दोस्तों। 3 नए रीजन इसके अंदर में ऐड कर दिए गए थे। ठीक है, और उसके अंदर में बताया गया कि आने वाले समय में इन रीजन से बहुत ज्यादा क्या हो सकता है? माइग्रेशन हो सकता है। इस रिपोर्ट के अंदर में बताया गया। ठीक है, चलें अगली देखते हैं। अब दोस्तों, आपने कभी सोचा है, क्लाइमेट चेंज की बार बार हम बात कर रहे हैं। अब क्लाइमेट चेंज यानी कि जैसे अभी आप देख रहे हो हीट वेव्स बढ़ रही हैं दिल्ली के अंदर, आपने नोटिस किया। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कंट्रीज में पैसा लगाया जाता है, कंट्रीज को पैसा दिया भी जाता है। ऐसे ही दोस्तों सिटीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं? सिटीज को क्या कोई मॉनेटरी बेनिफिट पहुंचाया जाता है? इस रिगार्डिंग में ये रिपोर्ट है दोस्तों, प्लीज याद रखिए, स्टेट ऑफ सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट। प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, ये वर्ड समझिए। कौन रिलीज करता है दोस्तों? क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलायंस विद किसके साथ में? वर्ल्ड बैंक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बैंक भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे डायरेक्ट कि भाई साहब वर्ल्ड बैंक भाई साहब ने कौन सी रिपोर्ट रिलीज करी है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब ने रिपोर्ट रिलीज करी है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है? ओनली मल्टी लेवल एंड मल्टी स्टेक होल्डर कोalition है जो कोशिश करता है इन्वेस्टमेंट को कहां पर पहुंचाने की? सिटी लेवल पर। कहां पर? सिटी लेवल पर। कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्या है दोस्तों, देखिए, लीडर्स कमिटेड टू डिप्लॉइंग फाइनेंस फॉर सिटी लेवल क्लाइमेट चेंज। यानी कि दोस्तों, आप नेशनल लेवल पर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, बट अगर सिटी लेवल पर क्लाइमेट चेंज को अगर आप रोक लें तो बहुत क्या है? सोने पे सुहागा है। तो सिटी लेवल पर फाइनेंस, जो वर्ल्ड के लीडर हैं वो कितना कमिटेड हैं, कितना वहां पर इनपुट दे रहे हैं, उससे रिलेटेड है दोस्तों। प्लीज याद रखिएगा, कौन? वर्ल्ड बैंक प्लस में कौन? सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलायंस। ये दोनों के दोनों मिलके रिलीज करते हैं। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लेना, पीडीएफ मिल जाएगी। अगली रिपोर्ट देखते हैं, ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज रिपोर्ट।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल दोस्तों जो ग्लेशियर है, आपको पता है बार बार कहा जाता है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। एक तो पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण, दूसरा ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न ये रहता है कि वहां पर जो ब्लैक कार्बन है, जो पॉल्यूशन के कारण जो कार्बन होता है, वो भी स्नो के ऊपर क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। और इसका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वो कैसे हो रहा है अभी आपको बताऊंगा। तो प्लीज याद रखिए, रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है दोस्तों, प्लीज इस चीज को याद रखिए, ये भी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिपोर्ट को कई नामों से जाना जा सकता है। पहला, ग्लेशियर ऑफ द हिमालयन रिपोर्ट, या फिर और ग्लेशियर ऑफ द हिमालय क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन रीजनल रिसाइलेंस रिपोर्ट किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है। अब इस रिपोर्ट के अंदर में आपका हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश, इन माउंटेन रेंजेस के बारे में स्टडी किया जाता है। इनको समझा जाता है कि यहां पर कैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दोस्तों आप सभी को पता है ये ग्लेशियर से ही हमारे यहां पर कई सारी नदियां हैं जो पूरे साल चलती हैं। अगर ये ग्लेशियर ही पिघल जाए तो आप खुद सोचिए दोस्तों कितना बड़ा हमारे यहां पर एक डिजास्टर हो सकता है। और प्लस में एक और चीज, यहां पर एक वर्ड आपने सुना होगा, ये ब्लैक कार्बन, इसका क्या रोल है ग्लेशियर पिघलने में। तो आपको एक इफेक्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूं, एल्बीडो इफेक्ट। एल्बीडो इफेक्ट, दरअसल दोस्तों एल्बीडो का मतलब क्या है, सन रेज आती हैं, सन रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। दरअसल जब पहाड़ों पर दोस्तों, उसको एल्बीडो इफेक्ट बोला जाता है, एल्बीडो रिफ्लेक्शन। पहाड़ों पर जब स्नो होती है तो एल्बीडो इफेक्ट ज्यादा होता है। प्लीज याद रखिएगा, एल्बीडो इंपैक्ट ज्यादा होता है, उसके कारण में ज्यादा लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि लाइट ट्रैप नहीं करती। बट ये ब्लैक कार्बन जो कि हमारे पॉल्यूशन से, वेहिकुलर पॉल्यूशन से, इंडस्ट्रीज के पॉल्यूशन के कारण में उस पर जाके क्या होता है, डस्ट के रूप में क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं व्हाइट स्नो के ऊपर। अब ब्लैक हीट को एब्जॉर्ब ज्यादा करता है, ये फैक्ट आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, स्नो कवर ये रहा, इसके ऊपर में एब्जॉर्ब हो जा रही है, उतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही, यानी कि एल्बीडो इंपैक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्लीज याद रखिए, एल्बीडो रिफ्लेक्शन जब ज्यादा होता है तो अच्छा है, एल्बीडो रिफ्लेक्शन जब कम हो रहा है तो वो खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, ट्रैप हो जा रही है, तो हीट कर रही है स्नो को, ग्लेशियर को हीट कर रही है, उसके कारण में क्या हो रहा है, ये पिघल रहे हैं। तो प्लीज याद रखिए, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और इसके अंदर में तीसरी चीज ये भी बताई गई दोस्तों कि जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कौन से, हिमालयन, काराकोरम और हिंदू कुश को हमने देखा। इसके अंदर में दोस्तों अगर इनके ईस्टर्न ईयर में देखिए, अगर ये है तो इसका ईस्टर्न और वेस्टर्न, हिमालय के ईस्टर्न और वेस्टर्न हिस्से के अंदर में भी बड़ा डिफरेंस है। अगर देखा जाए तो 0.3 मीटर पर ईयर क्या हो रहा है, वेस्ट के अंदर में हो रहा है, पिघल रही है। और अगर देखा जाए 1 मीटर के आसपास पर ईयर, कहां पर, वेस्ट, ईस्ट में पिघल रही है। तो यानी कि याद रखिएगा, ईस्ट में ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं, किसके मुकाबले में, वेस्ट के मुकाबले में। यह फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। चलें आगे बढ़े, अगला, अगली जो रिपोर्ट है दोस्तों, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्या है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। प्लीज याद रखिए दोस्तों, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का मतलब क्या, कि एक सिटी से, एक कंट्री से कोई सामान अगर आप मूव करना चाहते हैं तो कितना फास्ट आप मूव कर सकते हैं, वहां पर रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पे पोर्ट्स कैसे बने हैं, वहां एयरपोर्ट्स कैसे बने हैं, वहां पर सड़कों का, यानी कि जो हाईवेज बनाए जा रहे हैं, भारत इसीलिए तो बना रहा है हाईवेज, क्योंकि इनमें हम अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स दोस्तों, ये कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा। और 2018 की रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो भारत की रैंक 44 थी दोस्तों, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर में। ठीक है दोस्तों, 6 की डायमेंशन कौन से, क्लियरेंस प्रोसेस, कितना जल्दी कोई सामान इधर से उधर जा रहा है तो उसको कितनी जल्दी क्लियरेंस मिल रहा है। क्वालिटी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, अभी बताया ट्रांसपोर्ट की क्या क्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, आपके रेलवे, हाईवेज, पोर्ट, शिप, सारी की सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लीज याद रखिएगा, किससे रिलेटेड है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, एलपीआई, किससे, वर्ल्ड बैंक। भारत की 2018 में क्या रैंक थी दोस्तों, 44। याद रहेगा, प्लीज याद रहेगा, मैं इससे बढ़िया कोई नहीं पढ़ाएगा भैया, याद रखना, यही है सब कुछ, यहीं से मिलेंगे क्वेश्चंस। अगली जो रिपोर्ट आई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी वर्ल्ड बैंक वाले भैया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कहीं पर आप जाते हैं तो बिजनेस करने में कितनी ईज है। आप अगर कुछ नया सेटअप करना चाहते हैं, कितने जल्दी आपको लाइसेंस मिल जाता है, कितनी जल्दी आपको क्लियरेंस मिल जाता है, कितनी जल्दी अगर आपको लोन चाहिए तो वो मिल जाता है,
और कितनी जल्दी अगर आप क्लोज भी करना चाहे तो कर लेते हैं। ये सारे फैक्टर बताते हैं कि कंट्री में या एक सिटी में या एक रीजन में कितना इजीली आप बिजनेस कर सकते हैं। और आपको पता होगा रिसेंट टाइम में भारत ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं सिर्फ इसीलिए दोस्तों कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो अच्छा परफॉर्म करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? अच्छा परफॉर्म करने से बेनिफिट ये मिलेगा दोस्तों कि आपके यहां पर जो इन्वेस्टमेंट आती है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी, एफडीआई इंक्रीज होगा। तो प्लीज याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है दोस्तों। इसको डूइंग ऑफ बिजनेस भी बोल दिया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। प्लीज याद रखिएगा दोस्तों, 2002 से यह चीज शुरू हो चुकी है, ठीक है, और लगातार किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर में अगर देखा जाए तो काफी सारी कंट्रीज और भारत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। सबसे बड़ी देखिए, अगर भारत 63rd पोजीशन में आ गया है, 2014 में हम किस पे थे, कौन सी रैंक पे थे दोस्तों? 142, और अब किस पे आ गए? 63rd पोजीशन पे। और प्लीज इसको नेग्लेक्ट मत करिएगा। एक बार स्टेट पीएससी के अंदर क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया कि 2014 से अभी तक हम कितना इंप्रूव करे हैं, तो ये रैंक भी याद रखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और अभी हम अच्छा परफॉर्म और अच्छा कर सकते हैं। तो अभी कहां कहां है कि अगर देखा जाए तो जो आपके सोशल पॉलिटिकल इश्यूज, उन कारणों से अभी क्या हो रहा है, अभी हमारी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस और नहीं हो रही है। तो आने वाले समय में अगर हम इसमें और अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो इन स्फीयर में भी हमें क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा काम करना पड़ेगा। चलें आगे बढ़े। तो प्लीज याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा, देखिए किसी भी स्कीम या किसी भी चीज से रिलेटेड कौन उसको रिलीज करता है, उसमें रैंक क्या है, इंडिया के पर्सपेक्टिव उसमें स्पेशल क्या है, बस ये चीजें याद रखनी, ठीक है। अगला दोस्तों, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। एक रीजन से दूसरी जगह पे लोग माइग्रेट करते हैं, और पहले ये देखा जाता था कि लोग क्लाइमेट चेंज के, कहीं बाढ़ आ गई उसके कारण में लोग माइग्रेट कर गए, कहीं पर तूफान आ गया उसके कारण लोग माइग्रेट कर जाते थे, कहीं पर सूखा पड़ जाता था उसके कारण माइग्रेट कर जाते थे। अच्छा, एक लिंक करिए, रोहिंग्या क्राइसिस इसी से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। बांग्लादेश, म्यांमार, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वहां पर क्या होते थे, बहुत सारे बाढ़ आए, तो उसके कारण में भी क्या हुआ? रोहिंग्या क्राइसिस, माइग्रेशन, ज्यादातर यही होता। तो ये रिपोर्ट प्लीज याद रखिएगा, करंट अफेयर से लिंक करने की कोशिश करी मैंने। तो 2000 सन 2000 से रिपोर्ट रिलीज की जाती है, किसके द्वारा? प्लीज याद रखिएगा, आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, IOM। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों दोस्तों? यूएन के ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, IOM के द्वारा सन 2000 से ही दोस्तों ये रिपोर्ट रिलीज करी जाती है, प्लीज। और रिसेंट टाइम में ये बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला कि अब डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज ज्यादा लोगों को फोर्स नहीं कर रहा, रादर देन जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो वायलेंस हैं, जो सिविल वॉर है, वो लोगों को पुश कर रही है, लोगों को मजबूर कर रही है किस चीज के लिए? माइग्रेट करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखिएगा। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस हैव बीन द बिगेस्ट ट्रिगर फॉर द न्यू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट रिसेंटली अगर मैं देखा जाए दोस्तों तो क्या हुआ है? क्लाइमेट चेंज के कारण, अच्छा वो मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। हो क्या रहा है, पहले क्या होता था? क्लाइमेट चेंज, समझिए प्लीज, पहले वही तो मैंने शुरू मैंने इसी तरीके से किया था, बट वो मैं समझाने में मिस कर गया। क्या कह रहा हूं? माइग्रेशन रिपोर्ट पहले देखा जाता था कि कॉन्फ्लिक्ट एंड किसके कारण में? कॉन्फ्लिक्ट और वॉर, ऐसे सिविल वॉर जैसे सिचुएशन के कारण में दोस्तों क्या होता था? माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता था। लेकिन रिसेंट टाइम में देखा गया कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा क्या कर रहा है? माइग्रेशन को पुश कर रहा है। तो प्लीज याद रखिएगा कि क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट रिसेंट टाइम में क्या कर रहा है? रोल प्ले कर रहा है, किस चीज के अंदर में? माइग्रेशन के अंदर में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज फिर रिपीट कर रहा हूं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? IOM के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। पहली बात, सन 2000 से रिलीज किया जा रहा है, हर 2 साल पे इसको रिलीज किया जाता है, पहली बात। और क्या है, पहले हिस्टोरिकली देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट, कहीं पे लड़ाई होगी, सिविल वॉर होगी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो गए, उसके कारण में लोग माइग्रेट करते थे। बट रिसेंट टाइम में क्लाइमेट चेंज के कारण में क्या हो रहा है? ये चीजें बढ़ रही है, यानी कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज ट्रिगर कर रहा है किस चीज को? माइग्रेशन को, प्लीज याद रखिएगा। और देखा जाए तो दोस्तों एशिया सबसे बड़ा, देखा जाए एशिया रिपोर्टेड द लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डिजास्टर, फिलीपींस, ठीक है दोस्तों, ठीक है। पहला क्या पॉइंट? एशिया में सबसे ज्यादा, और एशिया के अंदर में और साउथ एशियन रीजन के अंदर में देखा जाए तो फिलीपींस सबसे बड़ा क्या है? हाईएस्ट नंबर अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट के कारण में। मैं फिर कह रहा हूं, क्लाइमेट चेंज से मैंने शुरू किया था रोहिंग्या वाला क्राइसिस, तो प्लीज याद रखिए, वो बीच में बस खाली मिस हुआ था, उसको याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर इंडिया के बारे में देखा जाए तो UAE, द अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैव ग्रोन
steadily since 1970, currently representing 3.6 of the whole population of the on the planet. भारत के अंदर भी दोस्तों माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और माइग्रेशन के बाद में हमारे यहाँ के इंडियंस को सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है, तो यूएई है दोस्तों, प्लीज़ याद रखिएगा, प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और माइग्रेशन होता है इसी कारण से तो रेमिटांसेस आते हैं। अगला ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, प्लीज़ याद रखिएगा, इसको कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। और ग्लोबल में कौन कौन से रिस्क हैं उनका क्या किया जाता है, इसमें एनालिसिस किया जाता है, जैसे इकोनॉमिक रिस्क, एनवायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल, सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्क, ये सारे के सारे रिस्कों को क्या किया जाता है, इन कैटेगरीज में एनालाइज किया जाता है। किसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, प्लीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। दावोस के अंदर में क्या किया जाता है, वहां पर जो इनकी समिट होती है, मीटिंग होती है, मोदी जी भी गए थे, याद करिए, ठीक है दोस्तों। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में याद रखिएगा, ये नॉट फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1971 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, जहां पर ऑल ओवर इंडिया के बिजनेस मैन हो गए, सीईओज हो गए, टॉप लीडर्स हो गए, वो एक जगह पे आके मिलते हैं और एक डिस्कशन करते हैं, जहां पर वो एनुअल मीटिंग करते हैं। दोस्तों प्लीज याद रखिए कहां पर होता है, दावोस, कहां पर, दावोस, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े, तो क्या है, रिस्क रिपोर्ट कौन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। चलें, इनइक्वालिटी किल्स, अगली रिपोर्ट जो है इनइक्वालिटी किल्स, किसके द्वारा रिलीज की जाती है, ऑक्सफैम के द्वारा। मैं कहूंगा इसे डबल स्टार, इसे भी मार्क कर लेना, ऑक्सफैम के द्वारा इनइक्वालिटी किल्स ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या कह रहा है, मान के चलिए जो इनकम डिवाइड है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, और ये कोविड के टाइम पे और ज्यादा बढ़ गया है, ये सिचुएशन और ज्यादा बढ़ गई है। तो प्लीज याद रखिएगा, ऑक्सफैम के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की जाती है इनइक्वालिटी किल्स, और इसने बताया कि जो इनकम डिवाइड है वो और वर्स हो गया है ग्लोबली भी और इंडिया के अंदर में भी, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर देखें, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इनकम ऑफ 84% ऑफ द हाउस होल्ड इन इंडिया डिक्लाइंड। कोविड ने दोस्तों परमानेंटली बहुत सारे घरों को 10-10 साल पीछे ढकेल दिया है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस रिपोर्ट को याद रखिएगा। और आपको पता है कि कई सारी रिपोर्ट ऐसी आई कि गरीब तो गरीब हो रहा है, बट जो अमीर थे ऑलरेडी उनकी इनकम बढ़ती जा रही है, डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है। तो प्लीज याद रखिएगा, ड्यूरिंग पेंडेमिक इंडियन जो बिलियनियर थे उनकी इनकम क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है। तो प्लीज याद रखिए, इनइक्वालिटी किल्स किसके द्वारा, ऑक्सफैम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के जो इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स थी, आज के जो हमारा सेशन था, मेरे ख्याल में बहुत बढ़िया सेशन था। और प्लीज याद रखिएगा, अगर मैं कहूं, अगर मैं पेपर सेटर होता तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनाता। तो प्लीज याद रखिए, ऐसी अगली वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।